हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं हमारे डेली करंट अफेयर के आज के सेशन को। और आज हम यहाँ पर 25 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एक एक करके डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। एंड तक सेशन को देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है, आखिरी तक बने रहिएगा। आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव। सेशन की पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा, तो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को आप सभी चेकआउट कीजिए। आज थोड़ा सा सर्दी हो रही है, फीवर है, तो आराम से आवाज थोड़ी सी अलग लग सकती है। आराम से सुनिए, पूरा सेशन आपको इजीली समझ में आएगा। शुरू करें पहले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर हम चलेंगे। देखिए, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 की मेडल टेली में भारत की रैंक क्या है। यहां पर बात की जा रही है बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप की। देखिए, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो। जब ये शुरू हुई थी तब हमने इसकी बात की थी। अब यहां पर ये खत्म हो चुकी है। मेडल टेली में इंडिया की अगर रैंक की बात करते हैं तो हम 6th रैंक पर है BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में। तो ये BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप है, बैडमिंटन टूर्नामेंट है। इस बार इसका आयोजन 17 से लेकर 23 अगस्त तक इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया गया, नई दिल्ली में। 17 साल के बाद ये इंडिया में आयोजित की गई थी, क्योंकि इसके पहले 2009 में इंडिया ने इसकी मेजबानी की थी, और अब 17 साल के बाद ये इंडिया में एक बार फिर से आयोजित की जा रही है। इस बार आयोजन कहां किया जा रहा है? नई दिल्ली में। या फिर कहां किया गया? तो नई दिल्ली में। अब देखिए, BWF जो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप है, उसमें इंडिया का परफॉर्मेंस इतना ज्यादा अच्छा कभी रहा नहीं है, हमेशा से ही अच्छा नहीं था। इस बार भी हमने केवल एक ब्रॉन्ज मेडल यहां पर जीता है, और एक ब्रॉन्ज मेडल के साथ हम मेडल टेली में 6th प्लेस पर रहे हैं। ओके, तो एक जो ब्रॉन्ज आया है वो विमेन्स डबल कैटेगरी में आया है। त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद्र, इनकी जो विमेन्स डबल बैडमिंटन जोड़ी है, इन्होंने एकमात्र ब्रॉन्ज मेडल इंडिया को दिलवाया है। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए कि अभी जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड अनाउंस किए गए हैं 2025 के लिए, है ना, रिसेंटली हमने लास्ट वीक में पढ़ा था नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड को। उसमें त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद्र, इन दोनों को ही अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। और विमेन्स डबल की जोड़ी है BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो कि 30वां एडिशन था इस बार नई दिल्ली में। उसमें एकमात्र ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने, इनकी जोड़ी ने अपने नाम किया है। और मेडल टेली में हम 6ठे स्थान पर रहे हैं, एक ब्रॉन्ज मेडल के साथ में। देखिए, अगर हम अभी तक का जो इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है BWF बैडमिंटन चैंपियनशिप या वर्ल्ड चैंपियनशिप में, अगर इसकी बात करते हैं तो PV सिंधु, ये आज तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है। 2019 में BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंडिया के लिए गोल्ड लेकर आई थी। और ये विमेन सिंगल में जो गोल्ड था ना, ये BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंडिया का पहला गोल्ड था जब से ये शुरू हुआ है। आज तक ये एक ही गोल्ड हमने जीता है। इसके अलावा ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनेप्पा की जोड़ी ने 2011 में विमेन्स डबल में पहला ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और ये पहली भारतीय जोड़ी बनी थी BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली। ओके, तो ये भी याद रखिएगा, PV सिंधु को तो याद रखना ही पड़ेगा। ओवरऑल मेडल टेली की यहां पर हम बात करते हैं तो मेडल टेली में पहले स्थान पर है साउथ कोरिया 3 मेडल के साथ, सेकंड पर है फ्रांस 2 मेडल के साथ, और थर्ड पर है चाइना 6 मेडल के साथ। ठीक है, तो ये मेडल टेली याद रखिएगा, साउथ कोरिया फर्स्ट, फ्रांस सेकंड और चाइना तीसरी रैंक पर रहा है। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप एक बैडमिंटन टूर्नामेंट है। 1977 में इसकी शुरुआत हुई थी। पहला एडिशन स्वीडन में खेला गया। शुरुआत में हर 3 साल में आयोजित किया जाता था, लेकिन 1983 के बाद यह 2 साल में एक बार आयोजित किया जाने लगा। ओलंपिक ईयर में यह आयोजित नहीं किया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, 2006 में मैड्रिड एडिशन के बाद यह लगभग हर वर्ष आयोजित होने लगा। तो फिर यह भी याद रखना पड़ेगा हमको कि 1983 के बाद यह हर 2 साल में होता है, लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें तो यह हर साल आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, ओलंपिक ईयर में यह आयोजित नहीं किया जाता। ठीक है, आगे आइए। 2026 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कितनी नई स्वदेशी पशु नस्लों का पंजीकरण किया है? तो 2025 में जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन
एग्रीकल्चर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ये एक प्रकार की, ठीक है ना, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसने हाल ही में 2026 में 16 नई पशु नस्लों को पंजीकृत किया है, रजिस्टर्ड किया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इनके 16 पशु जो कि 2026 में रजिस्टर्ड किए गए हैं, इनके बाद अब इंडिया में टोटल जो रजिस्टर्ड ब्रीड्स है पशुओं की वो 262 हो चुकी है। इनमें से 258 स्वदेशी नस्लें हैं अलग अलग पशुओं की, और 4 सिंथेटिक ब्रीड देखने को मिलती है। संकर नस्लें जिन्हें कहा जाता है ना, क्रॉस ब्रीडिंग से जो होती है, तो ऐसी 4 सिंथेटिक ब्रीड है और 258 स्वदेशी नस्ल के पशुओं को मान्यता दी गई है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च या एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR का पूर्ण रूप है। इसने 2026 में 16 नई स्वदेशी लाइव स्टॉक और डॉग ब्रीड को ऑफिशियली रजिस्टर्ड किया है। इसमें लाइव स्टॉक की बात करें तो पशुधन है ना, जिनसे हम जिनको पालते हैं कमर्शियल उद्देश्य से, तो ऐसे और डॉग ब्रीड है कुछ, तो ऐसी 16 नस्लों को रजिस्टर्ड किया है। इसके बाद इंडिया में जो रजिस्टर्ड ब्रीड हो गई है ICAR के पास, उनकी संख्या हो गई है 262। तो दोनों कंडीशन याद रखिएगा, 262 वर्तमान में टोटल ब्रीड है, लेकिन इसमें 4 जो है वो सिंथेटिक ब्रीड है। मतलब स्वदेशी नस्लें कितनी हैं? 258। तो स्वदेशी नस्ल के बारे में आप जानते हैं, हमारे इंडिया की जो हो ट्रेडिशनली अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती हो और वहां की परिस्थिति के अकॉर्डिंग वो अनुकूल, उनका जो जीवन है वो अनुकूल हो, तो ऐसी जो नस्ल होती है उसे स्वदेशी नस्ल कहा जाता है। और जब हम सिंथेटिक ब्रीड या विकसित या संयोजित नस्ल की बात करें, तो अलग अलग ब्रीड का यूज करके उनकी जो विशेषता है उनको मिक्स करके कंबाइन करके इनको विकसित किया जाता है। ये क्रॉस ब्रीडिंग आप इनको बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम खच्चर की बात करते हैं तो गधे और घोड़े की क्रॉस ब्रीडिंग से खच्चर हुए, तो इस तरीके से क्रॉस ब्रीडिंग होती है। और पशुधन के बारे में आप जानते ही हैं, ऐसे फार्म एनिमल जिन्हें फार्मिंग, मिल्क, मीट या फिर अलग अलग चीजों के लिए पाला जाता है, फाइनेंशियल यूज के लिए, कमर्शियली यूज के लिए इनको पाला जाता है। कैटल हो गई, शिप, बफेलो, गोट, है ना, इन सब की यहां पर बात की जा रही है। फायदा क्या होगा 16 नई नस्लों को पहचान देने का? इन जो नस्लों को रजिस्टर्ड किया गया है, अब इनके संरक्षण के लिए काम किया जा सकेगा। इन नस्लों को ऑफिशियली इंडिया में पहचान दी गई है। वैज्ञानिक इनके जो जेनेटिकली जो इनकी विशेषताएं हैं उनको यूज करके और अच्छा इनकी नई आने वाली किस्मों को विकसित कर पाएंगे। डॉक्यूमेंटेशन इनका किया जा सकेगा ताकि इनके क्षेत्रों को संरक्षित किया जा सके और इनके संरक्षण के लिए योजनाएं बनाई जा सके। तो ये जो रजिस्ट्रेशन एजेंसी है ICAR की एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के नाम से जानी जाती है। एग्रीकल्चर रिसर्च में ये इंडिया की सबसे बड़ी संस्थान है। इसका एक इंस्टीट्यूशन है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस। ये जो संस्था है ना, जो पशुओं की नस्ल है उनके रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंटेशन का ही काम करती है। काम ये ICAR के अंतर्गत करती है। ठीक है, 1984 में ये संस्था बनी थी और हरियाणा के करनाल में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। एशियाई विकास बैंक ने चेन्नई की जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजना के लिए कितने अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने चेन्नई की जो जल आपूर्ति है और उसकी जो स्वच्छता परियोजना है उसके लिए टोटल 230 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। किसने? एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में एक समझौता हुआ है। स्पेशली चेन्नई में जो वाटर सप्लाई है और जो सैनिटाइजेशन सिस्टम है उसको इंप्रूव करने के लिए यह समझौता है। इसके तहत एशियन डेवलपमेंट बैंक 230 मिलियन अमेरिकी डॉलर भारत सरकार को देने वाला है और चेन्नई भारत की पहली ऐसी सिटी बन जाएगा जहां पर कॉम्प्रिहेंसिव रिंग मैन वाटर सप्लाई सिस्टम लागू किया जाएगा। अब इस सिस्टम की बात करें ना तो क्या होता है कि पाइपलाइन को एक बंद रिंग के अंदर पूरे शहर में फैलाया जाता है। पानी की पाइपलाइन होती है भूमिगत, पूरे शहर में फैलाया जाता है। पानी दो अलग अलग
है ना, डायरेक्शन से आता है, तो अगर एक डायरेक्शन में रुकावट भी होती है तो दूसरे डायरेक्शन से पानी की सप्लाई होती रहे। तो इस तरीके से चेन्नई भारत की पहली सिटी बन जाएगी जहां पर कॉम्प्रिहेंसिव रिंग मेन वाटर सप्लाई सिस्टम को लागू किया जाएगा। तो समझौता इंडियन गवर्नमेंट और किसके मध्य हुआ है? गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ और एशियन डेवलपमेंट बैंक, स्पेशली जो हमको लोन दे रहा है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, और ये लोन होगा 230 मिलियन अमेरिकी डॉलर का। ठीक है, तो ये चीज हो गई। एक और दक्षिण भारत में ही कर्नाटका के लिए भी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कुछ रियायतें दी है। जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ वहां के जो गवर्नमेंट स्कूल से उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए एक समझौता किया है, और इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक कर्नाटका गवर्नमेंट को 1750 करोड़ का यहां पर लोन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये एक ट्रीटी जो है ये हुई है कर्नाटका के साथ, और ऊपर वाली जो हमने बात की वो चेन्नई तमिलनाडु में विकसित करने के लिए। ये जो कर्नाटका स्कूल प्रोजेक्ट है ना, 4 साल का प्रोजेक्ट होगा, 2029 से 2030 तक ये चलने वाला है, और इसके तहत LKG से लेकर 12वीं क्लास तक फ्री और क्वालिटी एजुकेशन देना, है ना, कैंपस में फैसिलिटी को विकसित किया जाएगा। तो ये कर्नाटक गवर्नमेंट का उद्देश्य है, और इसी के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक लोन दे रहा है कर्नाटका सरकार को। आपको पता होना चाहिए जब हम एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं, ये एशियाई देशों में, जो एशिया पैसिफिक रीजन के जो देश हैं उनमें इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाली संस्था है। 1966 में ये बनी थी, फिलीपींस के मनीला में इसका हेडक्वार्टर है, और मसातो कांडा वर्तमान में ADB के प्रेसिडेंट या अध्यक्ष के पद पर हैं। भारत का पहला नॉन GMO हाई एक्सपेंशन पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज किस राज्य में लॉन्च किया जाएगा? इंडिया का पहला नॉन GMO हाई एक्सपेंशन पॉपकॉर्न या मक्का हाइब्रिड बीज, इसको डेवलप किया जाएगा, इसको लॉन्च किया जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य में। कहां पर लॉन्च किया जाएगा? आंध्र प्रदेश में। देखिए, ये नॉन GMO फसल है, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी हाई एक्सपेंशन पॉपकॉर्न मेज हाइब्रिड सीड है ये। वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन, इन्होंने आंध्र प्रदेश में इंडिया फर्स्ट नॉन GMO हाई एक्सपेंशन पॉपकॉर्न मेज हाइब्रिड सीड लॉन्च किया है। देखिए, ये सीड जो है ना, स्पेशली पॉपकॉर्न के लिए ही विकसित किया गया है, लेकिन जो जेनेटिकली मॉडिफाई जो ऑर्गेनिज्म है उसका यूज यहां पर नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, मतलब तैयार तो किया गया है, विकसित तो किया गया है, लेकिन नेचुरल प्रोसेस से इसे बनाया गया है। जेनेटिकली मॉडिफाई जो एक फीचर होता है, जो साइंटिफिकली मॉडिफाई की जाती है फसल, उसके DNA में चेंज करके, उस प्रकार से इसे ऐसा नहीं है कि जेनेटिकली मॉडिफाई करके बनाया गया, इसलिए ये नॉन GMO फसल है। ठीक है, तो नॉन GMO हाई एक्सपेंशन पॉपकॉर्न मेज हाइब्रिड सीड, ऐसा हाइब्रिड मकई का बीज है जिसे पॉपकॉर्न बनाने के लिए ही विकसित किया गया है, और ये इंडिया का पहला ऐसा बीज है, इसे लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश राज्य में। तो ये कैजुअली आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की जब बात करते हैं तो उसके जेनेटिक्स में चेंज करके उसे बनाया जाता है, लेकिन ये नॉन GMO फसल है। ओके, हाई एक्सपेंशन, दाना गर्म होने पर ज्यादा फैलता है और पॉपकॉर्न के लिए बेस्ट क्वालिटी मानी जाती है। पॉपकॉर्न मेज है, मतलब पॉपकॉर्न बनाने के लिए ही इस मकई की किस्म को विकसित किया गया है। हाइब्रिड सीड है, मतलब अलग अलग अच्छी विशेषताओं वाली जो मक्की की फसल है उनको क्रॉस करके तैयार किया गया एक बीज है, एक प्रकार का। ठीक है, हाल ही में आयोजित किया गया मल्हार 2026 किससे संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो हाल ही में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, एक प्रोग्राम आयोजित किया गया जिसका नाम है मल्हार 2026। ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और आर्ट को बढ़ावा देने के लिए, युवाओं में क्लासिकल म्यूजिक और आर्ट को बढ़ावा दिया जा सके, इसलिए मल्हार 2026 प्रोग्राम का, जो कि एक कल्चरल प्रोग्राम है, कल्चरल इवेंट है, इसका आयोजन किया गया। आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। भारत के वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन के द्वारा मल्हार 2026 को लॉन्च किया गया।
देखिए मल्हार, अगर हम शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं, संगीत में एक राग परंपरा है जिसे मल्हार कहा जाता है, अलग अलग होती है, उसी के नाम पर यह नाम रखा गया है। जैसे मियाँ की मल्हार तानसेन गाया करते थे। पता है तानसेन जब मल्हार राग छेड़ते थे ना, तो माना जाता है कि उससे बारिश तक हो जाती थी। तो इस तरीके से ये मल्हार 2026 नाम वहीं से आया है, मल्हार नाम दिया गया है क्योंकि कहीं ना कहीं शास्त्रीय संगीत में ये वर्ड यूज किया जाता है राग परंपरा के लिए। तो मल्हार 2026 एक यूथ फोकस्ड मानसून थीम एक प्रोग्राम, ओके, जिसे अंतर हृदय कनेक्ट, ये जो संस्था है ना, ये युवाओं को संगीत, कला और इनोवेशन से जोड़ने वाली एक संस्था है। तो इसके द्वारा नई दिल्ली में यह पर्टिकुलर मल्हार 2026 एक कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन किया गया। उद्देश्य भारत के युवाओं को इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और इंडिया की जो कल्चरल हेरिटेज है उससे जोड़ना, युवाओं में इनको बढ़ावा देना, नई जो यंग जनरेशन है उस तक क्लासिकल म्यूजिक को पहुंचाना। मल्हार 2026 कल्चरल फेस्टिवल को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। तो आयोजन नई दिल्ली में किया गया, कार्यक्रम को मानसून सीजन से जोड़ा गया है, इसलिए नाम भी मल्हार दिया गया है क्योंकि वो जो पर्टिकुलर संगीत राग है उसे भी मानसून से ही जोड़ा जाता है। माना जाता है बारिश हो जाती थी तो उसको भी मानसून से ही जोड़ा जाता है, और मल्हार इवेंट को भी मानसून की थीम से ही जोड़ा गया है। देखिए आप सभी को मैंने बता दिया था, कल के सेशन में भी मैंने आपको इन्फॉर्म किया था, आप सभी के लिए रक्षाबंधन सेल कंटिन्यू है क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन पर। चेकआउट कीजिएगा क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन को। आप सभी कोर्सेस आपको काफी अफोर्डेबल प्राइस पर अभी मिल जाएंगे एप्लीकेशन पर। सारे कोर्सेस एक बार चेकआउट कीजिएगा। इसके अलावा जीएस अस्त्र, ये स्पेशली एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट के लिए हमने प्लान किया है, आप इसे ज्वाइन कीजिए। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए जीएस के, उनको हमने एनालिसिस करके एक थ्योरी सेक्शन आपके लिए यहां पर हमने तैयार किया है। इसको ज्वाइन कीजिए, ये भी काफी अफोर्डेबल प्राइस पर अभी आपको मिल जाएगा। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर लीजिए, ठीक है। इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है जीएस अस्त्र की, और इसके अलावा एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए, वहां पर आप अदर कोर्सेज भी विजिट कर पाएंगे। अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में विमेन 76 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2026, ये जो 20 साल से कम उम्र के रेसलर होते हैं ना, उनके लिए एक वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप है। इसमें 76 केजी वेट कैटेगरी में इंडिया के लिए एकमात्र गोल्ड जीता है काजल ढोचक ने। आंसर हो जाएगा आंसर सी। तो काजल ढोचक हमारे लिए एकमात्र गोल्ड लेकर आई है इसका। देखिए आयोजन स्लोवाकिया के ब्राटिस्लावा में इस बार किया गया अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप का। 16 तारीख को ये शुरू हुई थी, 23 तारीख को ये खत्म हो गई, ठीक है। 3 इवेंट होते हैं यहाँ पर, एक फ्री स्टाइल कैटेगरी में होता है, एक ग्रीको रोमन होता है और एक विमेंस रेसलिंग होती है। 3 ये अलग अलग कैटेगरी। हम डिटेल में अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि जब ये शुरू हुआ था तब मैंने आपको डिटेल में इसके बारे में बताया था। तो 3 कैटेगरी है। भारत ने विमेंस रेसलिंग में टोटल 6 मेडल यहां पर अपने नाम कर लिए, ठीक है। काजल ढोचक, इन्होंने गोल्ड जीता 76 केजी वेट कैटेगरी में, एकमात्र गोल्ड है। और इसके अलावा सिल्वर आए हैं हमारे पास तनु शर्मा, कविता, मानसी लेथर और तानवी गुंडेश ब्रॉन्ज लेकर आइए, कोमल ब्रॉन्ज लेकर आइए। इस तरीके से 1 गोल्ड, 3 आए हैं हमारे पास सिल्वर और 2 आए हैं हमारे पास ब्रॉन्ज। तो ये टोटल 6 मेडल है। हमको देखिए ऑल ओवर मेडल टेली यहां पर नहीं बनाई जाती है। 3 इवेंट है, अलग अलग 3 कैटेगरी है, तो 3 की मेडल टेली में इंडिया को देखना पड़ेगा कि हम कहां पर है। पहले तो हम काजल ढोचक की बात करें। भारत की विमेन 76 केजी वेट कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड जीता। अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप टाइटल ये दूसरा है लगातार इन्होंने अपने नाम किया है, और फाइनल में चाइना की जिंगरू सुन को इन्होंने हराया है। तो ये तो हो गई काजल ढोचक जो कि एकमात्र गोल्ड लेकर आई है। वेट कैटेगरी याद रखना, 76 केजी वेट कैटेगरी में एकमात्र गोल्ड ये हमारे पास आया है। विमेंस रेसलिंग में 6 मेडल हमने जीते। टीम रैंकिंग में हम 2nd प्लेस पर है, अगर टीम रैंकिंग की यहां पर बात करते हैं, ठीक है। टॉप 3 टीम रैंकिंग में जापान पहले पर है, इंडिया 2nd पर और चाइना 3rd पर है। इसे ओवरऑल आप मेडल टेली ही बोलिए, सही रहेगा। तो जापान पहले पर, 2nd पर इंडिया और 3rd पर है चाइना। अब इंडिविजुअल मेंस फ्री स्टाइल में हमने कोई भी मेडल नहीं जीता।
पर प्रदर्शन के आधार पर 14 टीम पॉइंट्स मिले और हम 15वीं पोजीशन पर रहे हैं। यहाँ पर पॉइंट मिलते हैं परफॉर्मेंस के आधार पर, और पॉइंट के आधार पर ही टेबल मेडल टेली बनती है। तो हमने मेडल तो हमारी जो मेंस फ्री स्टाइल है उसमें हमने एक भी नहीं जीता है। यूएसए पहले पर, रशिया दूसरे पर और जापान तीसरे पर है। मेंस फ्री स्टाइल की यहाँ पर बात हो रही है। ये टॉप 3 मेडल टेली। ओवरऑल यहाँ पर मैंने आपको बता दी है टीम रैंकिंग। इसके बाद ग्रीको रोमन, कोई मेडल इंडिया के पास नहीं आया। 16 टीम पॉइंट के साथ हम 17वीं पोजीशन पर यहां रहे। यहां पर हम 15वीं पोजीशन पर थे। मेडल तो हमारे पास मेंस फ्री स्टाइल में भी नहीं आया और ग्रीको रोमन में भी नहीं आया। ग्रीको रोमन में हम 17वें प्लेस पर है। पहले पर रशिया, सेकंड पर ईरान और थर्ड पर है उज्बेकिस्तान। अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज कौन करता है? यह ऑर्गेनाइज करती है वर्ल्ड रेसलिंग, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग नाम की संस्था। अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप है ये, जूनियर जो 20 साल से कम उम्र के खिलाड़ी है उनके लिए आयोजित की जाती है। 2021 में इसका नाम बदला गया था। पहले जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के नाम से जानी जाती थी, 1969 में शुरू की गई और 2021 में फिर नाम बदलकर इसे अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप किया गया। ठीक है, तो बेसिक सारे फैक्ट याद रखना। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल कौन सा है? देखिए, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है अंतरिक्ष में, वैसे भारत अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर रहा है अंतरिक्ष में। इसका नाम है भारत अंतरिक्ष स्टेशन। इसमें टोटल 5 मॉड्यूल लॉन्च किए जाने, अंतरिक्ष में स्टेशन बनाना है ना, 5 मॉड्यूल लॉन्च किए जाएंगे। पहले मॉडल का नाम रखा गया है BAS-01, मतलब भारत अंतरिक्ष स्टेशन 01, क्योंकि ये पहला मॉड्यूल है जो कि लॉन्च किया जाना है। तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का भारत का प्लान्ड एक स्पेस स्टेशन है जो कि अंतरिक्ष में स्थापित किया जा रहा है। 2035 तक हम इसको अंतरिक्ष में स्थापित कर लेंगे, यह हमारा लक्ष्य है इसरो का। इसरो द्वारा इसे विकसित किया जा रहा है क्योंकि देखिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए है ना, माइक्रोग्रेविटी में एक्सपेरिमेंट के लिए इसका, वैसे तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमारा खुद का एक स्पेस स्टेशन हो अंतरिक्ष में जहां पर हमारे एस्ट्रोनॉट जा सके। तो हमारा लक्ष्य इसरो का कि 2035 तक हम ये स्पेस स्टेशन को स्थापित कर ले। 5 मॉड्यूल इसके होंगे। लो अर्थ ऑर्बिट में ये 400 से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष में स्थापित किया जाएगा। नाम क्या है? भारत अंतरिक्ष स्टेशन। ठीक है, 5 मॉड्यूल होंगे इसके। पहला मॉड्यूल को नाम दिया गया है BAS-01, भारत अंतरिक्ष स्टेशन 01। बैक टू बैक ये 5 मॉडल लॉन्च किए जाएंगे। 5 मॉड्यूल होंगे, इनका कुल मास होगा 52 टन तक का और इसमें 3 से 4 एस्ट्रोनॉट रह पाएंगे। उनका स्टे लगभग 3 से 6 महीने का हो सकता है। तो ये सारी कैपेबिलिटी हमारा जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है इसको दी जाने वाली है और टोटल जो कॉस्ट आने वाली है 1763 करोड़ की आएगी। और जो एक्सपेंडिचर पीरियड है, अभी हम इसको जो खर्च करेंगे, क्योंकि हमारे लगातार मॉड्यूल हम स्थापित करने वाले हैं, तो 2025 से 2028 तक का इसका बजट रखा गया था। इनिशियल कॉस्ट रखी गई थी 1763 करोड़ रुपए। दुनिया की पहली IVF देसी लखीमी नस्ल की मादा बछिया किस राज्य में पैदा हुई है? तो दुनिया की पहली IVF तकनीक से देसी लखीमी नस्ल की एक मादा बछिया है, इसे जन्म दिया गया है असम में। IVF है ना, आपको पता है ये प्रजनन की एक पद्धति है IVF, जहां पर साइंटिफिकली पद्धति से प्रजनन करवाया जाता है। आप सभी को पता होगा, आपने सुना होगा, काफी फेमस है। दुनिया की पहली IVF देसी लखीमी नस्ल की मादा बछिया है जो कि असम में पैदा हुई है। असम में असम वेटरिनरी एंड फिशरी यूनिवर्सिटी जो कि गुवाहाटी में देखने को मिलती है, इसका जो IVF लेबोरेटरी है, यहां पर इस मादा बछिया को जन्म दिया गया है। तो नॉर्मली क्या है, असम में एक स्वदेशी लखीमी केटल ब्रीड है ना, एक पशु ब्रीड है, मादा बछिया है जिसे जन्म दिया गया है। लखीमी असम की देशी नस्ल की एक मादा बछिया या फिर एक देसी नस्ल की कैटल ब्रीड है। तो पूरे वर्ल्ड में असम में ही ये पाई जाती है और अब इसका IVF तकनीक से प्रजनन करवाया गया है, कहां पर? असम में। ठीक है, उपलब्धि
आईवीएफ की मदद से हासिल की गई है, इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मतलब नेचुरल प्रोसेस के अलावा अब आईवीएफ लेबोरेटरी में भी हम इस नस्ल को विकसित कर सकते इन फ्यूचर मिल्क प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, है ना, डिसीज को इस प्रजाति में कंट्रोल करने के लिए भी हम काम कर पाएंगे, इसके कंजर्वेशन के लिए काम कर पाएंगे। और अगर कभी इसकी बोल सकते हैं कि प्रजाति पर कोई संकट आता है तो उस केस में हम इसके जेनेटिक्स को सेव करके इन फ्यूचर नई स्पीशीज को जन्म दे सकते हैं। तो काफी सारे फायदे, ऐसा दुनिया में पहली बार हुआ है और ये कहां पर हुआ है? असम में। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने लद्दाख में किस प्रसिद्ध मठ का दौरा किया है? अमेरिकी राजदूत है सर्जियो गौर, इन्होंने लद्दाख का एक बहुत ही फेमस मठ है बौद्ध धर्म का, थिक्से मठ, यहां का दौरा किया। तो कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि थिक्से मोनेस्ट्री भारत के किस राज्य में स्थित है, तो यह देखने को मिलेगी लद्दाख में। ओके, लेह से 19 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। सेंट्रल लद्दाख की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है, सबसे बड़ा बौद्ध मठ है, बौद्ध सांस्कृतिक केंद्र है। इसकी जो वास्तुकला है ना, वो तिब्बत के पोटाला पैलेस से मिलती जुलती है। इसीलिए क्योंकि ये तिब्बत के पोटाला पैलेस से इसकी वास्तुकला मिलती है, तो इसे लद्दाख का पोटाला पैलेस कहा जाता है। ये बहुत ही फेमस है, तिब्बतन जो वास्तुकला है उसका प्रभाव देखने को मिलता है पोटाला पैलेस में। तो जो थिक्से मोनेस्ट्री है, इसकी वास्तुकला में भी कहीं ना कहीं इससे मिलती जुलती है। तो थिक्से मोनेस्ट्री को पोटाला पैलेस का ही स्वरूप माना जाता है लद्दाख में। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने लद्दाख की इस मोनेस्ट्री में पर्टिकुलर दौरा किया है। तो लद्दाख का बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मिनी पोटाला ऑफ लद्दाख कहा जाता है इसके सीढ़ीनुमा आर्किटेक्चर के कारण, जो कि तिब्बत के पोटाला पैलेस में देखने को मिलती है। तो सेम है, इसलिए मिनी पोटाला ऑफ लद्दाख। 1433 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। यहां पर काफी सारे ट्रेडिशनल फेस्टिवल आयोजित किए जाते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म में काफी मान्यता है। तो थिक्से गुस्टोर फेस्टिवल यहीं पर आयोजित किया जाता है, और एक ट्रेडिशनल छम डांस यहाँ के बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा इस मोनेस्ट्री में किया जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा, थिक्से गुस्टर फेस्टिवल ये कहाँ आयोजित किया जाता है, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। तो ये थिक्से मोनेस्ट्री में आयोजित किया जाता है भारत के लद्दाख राज्य में। लास्ट क्वेश्चन, जोजरी नदी जिसके किनारे निर्माण और विकास गतिविधियों पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है, किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में एक नदी बहती है, भारत के राजस्थान में, जिसका नाम है जोजरी रिवर। कहां पर? राजस्थान। रिसेंटली हुआ क्या है कि इस नदी के 100 से 500 मीटर के दायरे के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए। उद्देश्य क्या है? पॉल्यूशन कंट्रोल किया जा सके, इस नदी को रिवाइव किया जा सके, पुनर्जीवित किया जा सके। इस उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है और राजस्थान में बहने वाली जोजरी नदी के किनारे 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट एक्टिविटीज पर अंतरिम रोक लगा दी। अंतरिम रोक मतलब ये कुछ समय के लिए है, क्योंकि अभी कुछ चीजें चल रही है, अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इसके अलावा नदी की जो एक्सिस्टिंग जो फ्लड लाइन है या जो प्रेजेंट फ्लो पाथ है, इसके दोनों ओर 500 मीटर के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की जो खतरनाक इंडस्ट्री है या फिर जो पॉल्यूशन जिससे फैल सकता है, ऐसी कोई भी एक्टिविटीज को यहां पर बैन किया गया है। मतलब कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट तो 100 मीटर में बंद है, 500 मीटर में ऐसी कोई फैक्ट्री भी नहीं होना चाहिए जो कि इस नदी को हार्म करे या उसका सीवरेज इस नदी में जाए, केमिकल जाए, वेस्ट जाए। तो इस प्रकार से 500 मीटर के दायरे में इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज पर भी रोक लगा दी गई है। तो देखिए, अभी अंतरिम रोक है, एक्चुअल में क्या है, जो साइंटिफिक पैनल है ना, वो डिसाइड कर रहा है अभी इस नदी को बचाने के लिए कहां तक रिस्ट्रिक्शन जरूरी है। तो ये अंतिम रोक है कि 100 मीटर तक कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, और 500 मीटर तक जो इंडस्ट्री है उनका यहाँ पर प्रेजेंस नहीं देखने को मिलना चाहिए। ऐसी इंडस्ट्री जो कि हानिकारक केमिकल को रिलीज करती है, वेस्ट को रिलीज करती है। तो अभी के लिए यह है, जब वैज्ञानिकों की रिपोर्ट आ जाएगी कि प्रॉपर कहां तक नदी की सीमा को बांधा जाए उसको सेव करने के लिए, उसके बाद ये जो कंडीशन है 100 मीटर और 500 मीटर, ये बाद में बदल सकती है। तो ये अंतरिम रोक है, याद रखना। उद्देश्य वही है, रिवर को बचाया जा सके, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन
है ना, इस रिवर को दी जा सके, इसलिए हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने भारत के अभी के लिए रोक लगा दी है। जोजरी नदी राजस्थान की एक इंपॉर्टेंट नदी है, राजस्थान में जोधपुर से होकर बहती है, और लूनी नदी जो कि राजस्थान में बहने वाली एक नदी है, उस नदी की सहायक नदी है, मतलब उस नदी तंत्र का हिस्सा लूनी नदी का। जोजरी नदी औद्योगिक प्रदूषण से काफी समय से फाइट कर रही है, लगभग अब ये खत्म हो जाएगी अगर अब इसे प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो। राजस्थान में 83 किलोमीटर का इसका बहाव क्षेत्र है, राजस्थान के नागौर जिले से ये निकलती है, जोधपुर में इसका बहाव क्षेत्र है, और लूनी रिवर की सहायक नदी है, तो ये लूनी रिवर में जाकर मिलती है। ठीक है, तो यहां पर 25 अगस्त के हमारे करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए। अब हम चलते हैं लास्ट डे की करंट अफेयर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भारत में हर साल कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 23 अगस्त को। 2027 फीफा विमेंस वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह करेगा ब्राजील। भारत का पहला सोइल टेक्सचर मैप किसने जारी किया? राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो ने। 94 ईयर की आयु में दक्षिण भारतीय अभिनेत्री सौकर जानकी का निधन हो गया। इनको 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। भारत का पहला लार्ज स्केल बायोपॉलीमर प्लांट ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में लगाया जाएगा या बनाया जा रहा है। डॉक्टर आशुतोष परिड़ा को 47वें सरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में ओडिशा में दिया जाता है। भारत के पहले एआई पायलटेड फाइटर जेट प्रोग्राम का नाम क्या है? FWD सुप्रीम लाइट। जेवलिन थ्रोअर शिवपाल सिंह पर 10 साल का बैन लगाए। कौसरनाग यात्रा ये जम्मू कश्मीर में आयोजित की जाती है। और लौसाने डायमंड लीग 2026 में नीरज चोपड़ा ने 88.05 मीटर का भाला फेंका है। ये सारे करंट अफेयर हो गए हमारे लास्ट सेशन के। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर देखिए, नीला तोता का रासायनिक नाम क्या है? तो रासायनिक नाम पूछा था, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम है। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। स्वतंत्रता के बाद पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? इसको सही कर लेना, यह है आम चुनाव। ठीक है, किस वर्ष हुआ था? सेकंड, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूरी तरह भारत की सीमा के अंदर बहती है? और डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना का मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? ये 3 क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर करो। सेशन पसंद आया हो तो लाइक करके जाइएगा। ठीक है, हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।